हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लैरिटी विद मानस। आज बात करेंगे डाइवर्सिफिकेशन वर्सेस कंसंट्रेशन की। मतलब इक्विटी पोर्टफोलियो आपका डाइवर्सिफाइड होना चाहिए कि कंसंट्रेटेड। और ये सवाल मुझसे कई बार पूछा जाता है फ्रेंड्स के द्वारा या यूट्यूब पे कमेंट्स के द्वारा भी, या जो लोग अपनी क्यूरीज वगैरह भेजते हैं पर्सनल, वो भी पूछते हैं कि क्या हमारा पोर्टफोलियो कंसंट्रेटेड होना चाहिए बहुत ज़्यादा या फिर डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। पैसा किस में ज़्यादा बनता है या किस में पैसा बनाना ज़्यादा आसान है। तो पहले समझते हैं कि दोनों डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखने का या कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, क्यों डाइवर्सिफिकेशन किया जाता है और क्या लॉजिक्स दिए जाते हैं दोनों के अगेंस्ट या दोनों के फॉर। तो देखिए, डाइवर्सिफाइजेशन क्यों किया जाता है। डाइवर्सिफिकेशन का मेन पर्पस है कि अपने रिस्क को रिड्यूस करना, वोलेटिलिटी को रिड्यूस करना, या अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस को हम ज़्यादा अच्छे से टैकल कर सकें। क्योंकि अगर हमने अपने पोर्टफोलियो में बहुत कम स्टॉक्स रखे हुए हैं, हम 2-3 स्टॉक्स 4 स्टॉक्स में अपना सारा का सारा पोर्टफोलियो रखे हुए हैं, तो सबसे बड़ा रिस्क है कि अगर किसी एक स्टॉक्स में कुछ गड़बड़ हो जाए, स्टॉक्स चले ना अच्छे से, तो हमारा एक मेजर पोर्शन ऑफ द पोर्टफोलियो जो है रिड्यूस हो सकता है, नुकसान में जा सकता है, और हमारे ओवरऑल वेल्थ क्रिएशन जर्नी पे, हमारे पोर्टफोलियो के रिटर्न्स पे, सब पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है। तो ये जो लॉजिक है, इससे मैं भी काफ़ी हद तक एग्री करता हूँ, और ये लॉजिक दिया जाता है डाइवर्सिफिकेशन के लिए और कंसंट्रेशन के अगेंस्ट, कि हमें हमेशा डाइवर्सिफाई होकर चलना चाहिए। और जो कंसंट्रेशन के फॉर्म में लॉजिक देते हैं, उनका लॉजिक ये रहता है कि देखो, पैसा बनाना है तो 2-3 कंपनीज़ में ही पैसा तुम्हें लगाना पड़ेगा। कम कंपनीज़ में पैसा लगा के रखो, तो जिसमें सबसे ज़्यादा तुम्हारा कन्विक्शन होगा तुम उसी में पैसा लगाओगे, लॉन्ग टर्म उनको होल्ड कर पाओगे, अच्छे से रिसर्च कर पाओगे। और बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं या शेयर मार्केट के ऐसे एक्सपर्ट हैं जिन्होंने पास्ट में ऐसा पैसा बनाया है कंसंट्रेशन के साथ, और उनके एग्जाम्पल्स भी दिए जाते हैं। राकेश झुनझुनवाला जी के, या और भी ऐसे एग्जाम्पल्स के देखे, उन्होंने एक स्टॉक में ही अपना मेजर पैसा बनाया था लाइफ का। और अगर बहुत करोड़ों रुपए बनाने हैं, तुम्हें 30x 40x 100x अपनी वेल्थ को करना है, तो कंसंट्रेशन के साथ 2-3 स्टॉक्स में ही अपना सारा पैसा लगाना पड़ेगा। तो देखिए, मेरा इसमें लॉजिक ये है कि आपको जो दोनों डाइवर्सिफिकेशन और कंसंट्रेशन के जो बैड पॉइंट्स हैं, उसको कवर करते हुए चलना है। अगर आप दोनों को कवर करते हुए चलें, तो आप अच्छा अपना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो देखिए, मेन जो पॉइंट है कंसंट्रेशन के अगेंस्ट, जो पॉइंट है वो क्या है, जो पहले भी बोला था कि मेन रिस्क कंसंट्रेशन में ये है कि अगर आप 2-3 कंपनीज में ही सिर्फ पैसा लगा रहे हैं और किसी कंपनी में कुछ गड़बड़ हो गई, तो पूरी आपकी वेल्थ पे हिट आ सकता है। और देखिए, आप कितनी भी रिसर्च कर लें, अच्छे से रिसर्च कर लें, आपका पूरा का पूरा कन्विक्शन हो उन 2 कंपनीज या 3 कंपनीज के अगेंस्ट, इन द एंड आप एक रिटेल इन्वेस्टर ही हैं, आप उनके प्रमोटर नहीं हैं, आपकी मैनेजमेंट से कोई डायरेक्ट बात नहीं होती। कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है आपको क्वार्टर में एक बार पता चलता है, मैनेजमेंट क्या कमेंट्री कर रही है, क्या रिजल्ट्स हैं, बट डे टू डे ऑपरेशंस में क्या हो सकता है वो आपको नहीं पता चल सकता कभी भी। और अगर आप 2-3 कंपनीज में लगाएंगे, तो कभी भी कुछ कंपनी में उस गड़बड़ हो सकती है जो आपको पता नहीं चलेगा। हो सकता है कुछ टैक्स रिलेटेड इश्यू आ जाएँ, गवर्नमेंट से कुछ रिलेटेड इश्यू आ जाए, उस पूरे सेक्टर पे ही कुछ कहानी चेंज हो जाए, कहीं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में कहीं कुछ कंपनी फँस जाए, कुछ फ्रॉड में कंपनी फँस जाए। हो सकता है मैनेजमेंट वैसे बहुत अच्छा हो, बट किसी और तरह से एक्सटर्नल फ्रॉड में फँस जाए, जैसे कि अभी कुछ बैंक्स फँस गए थे कुछ रिटेल बैंकिंग में। तो देखिए, इस तरीके के बहुत इश्यूज़ आ सकते हैं कंसंट्रेटेड में। और जो कंसंट्रेशन के खिलाफ जो बोला जाता है कि भाई कंसंट्रेशन के से ज़्यादा आप डाइवर्सिफाई करेंगे तो आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न्स पे फ़र्क पड़ेगा, आप अच्छा पैसा नहीं बना पाएंगे। उसमें मेरा पॉइंट ये है कि जो डाइवर्सिफिकेशन जब आप कर रहे हैं, तो आपको कभी भी कंपनी की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने 2-4-5 तो अच्छी कंपनीज रिसर्च करी अच्छे से और रख ली, और 8-10 कंपनीज ऐसे ही खरीद ली जो आपने अच्छे से कुछ स्टडी नहीं किया, कुछ उनको एनालाइज नहीं किया, और जैसे अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन बढ़ाने के लिए 10-15 कंपनीज और खरीद ली। सो दैट इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू इन डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये है कि आप जितने स्टॉक्स ढंग से एनालाइज कर सकते हैं, 10, 15, 20 जो भी है, मिनिमम 10 तो मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए अगर आप एक्टिव इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। तो अगर आप एक्टिव ग्रोथ इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो मिनिमम 10 कंपनीज तो आप आसानी से ट्रैक कर सकते हैं अगर आप अच्छे से टाइम लगाएं। तो इनफैक्ट इससे ज़्यादा ही आपको ट्रैक करनी चाहिए। तो अगर आप 10, 15, 20 अच्छे से कंपनीज ट्रैक कर सकते हैं, उनकी कॉन कॉल्स को स्टडी कर सकते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट देख सकते हैं, तो इंडियन मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। 3000 4000 कंपनीज से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं, और आपको 8, 10, 15 ऐसी कंपनीज ज़रूर मिल जाएंगी जो तेज़ी से ग्रो कर रही है। क्योंकि देखिए, हमारी इकोनॉमी अभी भी एक्सपेंडिंग है, बहुत सारा फॉर्मलाइजेशन का थीम चल रहा है हमारे कंट्री में, अलग अलग थीम्स आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का थीम है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा बड़ा बिल्ड हो रहा है अभी भी कंट्री के अंदर, डाटा सेंटर्स, एआई से लेके जो रोड, पावर सेक्टर, बहुत कुछ हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में, और बहुत कुछ हो रहा है कंज्यूमर सेक्टर में भी, जहाँ बहुत सारे कंज्यूमर्स एक लोकल
अनफॉर्मलाइज्ड इकोनॉमी से फॉर्मलाइज्ड इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। हर सेक्टर में आप ये बहुत सारे सेक्टर्स में ये थीम देख रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है इंडियन मार्केट में। और अगर आप ढंग से स्टडी करेंगे तो बहुत आसानी से आपको 10, 12, 15, 20 कंपनी ऐसी मिल जाएंगी जो सब अच्छे से ग्रो कर रही होंगी और सारी की सारी में अच्छे से थीम चल रही होगी, मार्केट शेयर गेन कर रही होंगी, क्वार्टर बाई क्वार्टर ग्रोथ टारगेट्स अपने अचीव कर रही होंगी और फिर भी ठीक ठाक वैल्यूएशंस पे होंगे अगर आप फॉरवर्ड पी के अगेंस्ट उनको देखते हैं। तो मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपको डाइवर्सिफिकेशन वर्सेस कंसंट्रेशन की जगह अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहिए, बट कंसंट्रेशन के जो फायदे हैं उनको मेंटेन रखना चाहिए। मतलब आप सिर्फ ग्रोथ, अच्छे से ग्रोथ करने वाली अच्छा कंपनीज जो कर रही हैं उन्हीं में ही डाइवर्सिफाई करें। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको अपने पोर्टफोलियो से कॉम्प्रोमाइज़ करना है या क्वालिटी ऑफ कंपनी से कॉम्प्रोमाइज़ करना है। और इंडिया में जितनी अपॉर्चुनिटीज़ है मेरे हिसाब से आसानी से आप कर सकते हैं। और मेरा इसमें रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप एटलीस्ट 10, 15, 20 कंपनीज़ में अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके चलें और इतना डाइवर्स और इन सारी कंपनीज़ को स्टडी करें। और कितना डाइवर्सिफिकेशन आपको करना है, तो ये बेसिकली इसका कोई सेट रूल नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी कंपनीज़ को ट्रैक कर सकते हैं, कितनी कंपनीज़ को एनालाइज कर सकते हैं, कितनी कंपनीज़ के क्वार्टरली रिजल्ट्स को चेक कर सकते हैं। और अगर आप 2-3 से ज़्यादा नहीं ट्रैक कर सकते तो शायद आपको और ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत है मार्केट में और थोड़ी और ज़्यादा कंपनीज़ को एनालाइज करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए 2-3 कंपनीज़ में सबसे बड़ा रिस्क यही रहता है कि अल्टीमेटली जो मैंने पहले बोला था, आप उनके प्रमोटर नहीं हैं, आप उनको रन नहीं कर रहे हैं और आपको नहीं पता कि उसमें क्या अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस कल को आ जाएंगे। कुछ टैक्स से लेके, गवर्नमेंट से लेके कुछ भी हो सकता है, तो आप उन चीज़ों को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते आसानी से। और अगर कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो आप मैनेजमेंट की तरह उस कंपनी की डायरेक्शन को सही भी नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए आप अगर मैनेजमेंट में हैं तो सारा कंसंट्रेशन, अगर आप ही उस कंपनी के प्रमोटर हैं तो आपके तो सारे पैसे वहीं लगे हैं। अगर कुछ गड़बड़ होने लगा तो आप उसको बेच के नहीं भागेंगे, आप उस गड़बड़ को सही करने की तरफ कंसंट्रेट करेंगे। बट एज अ इन्वेस्टर, आप एक्सटर्नल इन्वेस्टर हैं, रिटेल इन्वेस्टर है उस कंपनी में, तो भले ही आपका पोर्टफोलियो का हो सकता है वो 100% हो, बट उस कंपनी का हो सकता है आप 1% भी ओन ना कर रहे हो। तो आप उस कंपनी की डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते, कुछ गलत होता है उसको सही नहीं कर सकते। तो इजीली आपको मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन का रिस्क लेके नहीं चलना है, आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है। बट साथ ही साथ डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप अपने पोर्टफोलियो की क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें, आप कुछ बेकार कंपनीज़ में इन्वेस्ट करें। आपको इन्वेस्ट करना है अच्छी कंपनीज़ में और एनालाइज़ करना है उन सारे ही स्टॉक्स को जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अगर आप सारी कंपनीज़ अच्छे से ट्रैक करते हुए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के साथ चलेंगे तो भी आप अच्छे ही पैसे बना सकते हैं, काफ़ी अच्छा कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। और हो सकता है आप अगर 10-15 कंपनीज़ में इन्वेस्ट करें, ज़रूरी नहीं है सारी की सारी मल्टीबैगर्स बने, बट उसमें से काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी की काफ़ी मल्टीबैगर्स बनेंगी। और जो नहीं बनती है, कोई कंपनी ख़राब करती है, तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं किसी नई कंपनी से। तो इनफैक्ट आपको अपने पोर्टफोलियो में जो कंपनीज़ है उनको तो ट्रैक करना ही करना है, साथ में कुछ एक्स्ट्रा 5-10 कंपनीज़ को भी ट्रैक करने की ज़रूरत है, ताकि अगर कल को आप जिस पोर्टफोलियो में जो कंपनीज़ अगर उनमें से कोई ख़राब करती है, उसकी स्टोरी चेंज होती है, उसकी मैनेजमेंट गाइडेंस चेंज करती है, उसकी ग्रोथ स्टोरी में कुछ चेंज होता है, उसके ग्रोथ आउटलुक में, मार्केट कैप में, जो मार्केट शेयर है उसमें रिडक्शन होता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है कंपनी में, कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसे आ जाती है कि कंपनी का एक्सपेंशन ही रुक जाए, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए कि आप उस कंपनी से बाहर निकल के किसी नई कंपनी में ले सकें। तो जब किसी कंपनी में अगर कोई गड़बड़ हो जाए, आपके पोर्टफोलियो में कोई कंपनी है और उसमें ऐसे कुछ चैलेंजेस आ जाएँ और आपको लग रहा है इस कंपनी की स्टोरी चेंज हो गई है और मुझे शायद स्टॉक से एग्ज़िट कर लेना चाहिए, तब आपको नहीं सर्च करना है कि अरे अब मैं इसको एग्ज़िट करके कहाँ पैसे लगाऊँ, चलो फिर से कंपनियाँ देखना शुरू करता हूँ। और आप महीने 2 महीने तक फिर रिसर्च करें, फिर सोचें कि मुझे कहाँ पैसे लगाने हैं और आपका पैसा तब तक उस कंपनी में अटका रहे, या किसी की उसको बेच के आप अपने पैसे को होल्ड करते रहें और फिर एनालाइज़ करते रहें और सोचते रहें मैं कहाँ पैसे लगाऊँ। आपको साथ में एक्टिवली थोड़ी एक्स्ट्रा कंपनीज़ को ट्रैक करते हुए रखना है, ताकि अगर किसी क्वार्टर में गड़बड़ हो गई, कंपनी की ग्रोथ स्टोरी चेंज हो गई और आपको अपना पैसा रीबैलेंस करना है, एक कंपनी से निकाल के कहीं नई कंपनी ढूँढनी है, तो आपके पास ऑलरेडी शॉर्टलिस्टेड छोटी सी लिस्ट हो 4-5 कंपनीज़ की, जिनमें से आप आइडेंटिफ़ाई कर सकें थोड़ा और फर्दर स्टडी करके कि मैं किस में लगा सकता हूँ। ना कि आप जो है नए सिरे से पूरी रिसर्च शुरू करें और फिर सोचें कि मैं किस कंपनी में लगाता हूँ। और इसी तरीके से जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है 10, 15, 20 कंपनीज़ का, उसमें भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि हर क्वार्टर में जो एक्स्ट्रा पैसा मुझे लगाना है, जो कंपनी और अच्छे से अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू कर रही है और अच्छा कर रही है, अपनी गाइडेंस को और इंक्रीज़ कर रही है, उसको आप रिवॉर्ड करके उसमें ज़्यादा पैसा लगाइए। और हो सकता है जो कंपनी गाइडेंस को जस्ट मेंटेन कर रही हो या अभी आपको उसका आउटलुक थोड़ा-सा डाइसी लग रहा हो, पता नहीं कि इस क्वार्टर में कैसे रिजल्ट्स आएँगे या कुछ टेम्परेरी हेडविंड्स आ गए हों उसमें, तो आप 1-2 क्वार्टर्स के लिए हो सकता है उस कंपनी में नया पैसा ना लगाएँ और वो पैसा उस कंपनी में लगाएँ जो ज़्यादा अच्छा कर रही हो।
और देखिए सेम डाइवर्सिफिकेशन का लॉजिक तब भी आता है जब आप अगर मान लीजिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री में के स्टॉक मार्केट में डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारी थीम चल रही है कि इंडिया मार्केट का तो पता नहीं फ्यूचर रिटर्न्स कैसा रहेगा, आपको आउटसाइड इंडिया डाइवर्सिफाई करना चाहिए और उसमें भी स्पेशली है कि यूएस मार्केट में डाइवर्सिफाई करना चाहिए। तो देखिए आप करना चाहें तो कर सकते हैं, बट यहाँ पर भी आपको सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन के लिए डाइवर्सिफाई नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि चलो मेरा यूएस इंडियन मार्केट में बहुत पैसा लग गया कि तो यार चलो अब डाइवर्सिफाई करके ना यूएस मार्केट में लगाते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, या आपको लगता है कि यार चलो यूएस में हो सकता है रिस्क कम हो, थोड़ा पैसा वहाँ पे लगा देते हैं, तो आप कुछ भी स्टॉक्स यूएस में खरीद के उसमें पैसा लगा दें। वही कोई लॉजिक नहीं है अपने कंट्री से डाइवर्सिफाई करके यूएस में पैसा लगाने का। अगर आप लगाना चाहते हैं यूएस में भी, तो आपको यूएस में जाके भी ऐसी कंपनीज, ऐसे स्टॉक्स या ऐसे कोई इंडेक्स ढूंढने हैं जो आपको लगता है अच्छे से आउट परफॉर्म करेंगे, जिनको आप स्टडी कर सकते हैं, उनका बिजनेस मॉडल समझ सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं, और क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स पे आपको कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो अगर आप इंडिया से बाहर भी डाइवर्सिफाई करने की सोच रहे हैं इक्विटीज़ में, कोई यूएस मार्केट में स्टॉक्स लेने की सोच रहे हैं, आजकल बहुत एड्स चल रहे हैं अलग अलग ब्रोकरेज कंपनीज़ के, अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स के, कि आपको इंडिया से बाहर डाइवर्सिफाई करना चाहिए, तो ये डाइवर्सिफिकेशन भी आपको सोच समझ के करना है। फॉर द सेक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन नहीं डाइवर्सिफाई करना है कि यार इंडिया का तो बहुत रिस्क हो गया कंसंट्रेशन का, चलो बाहर चलते हैं। सिर्फ ऐसे भेड़ चाल में बाहर नहीं जाना है। बाहर भी अगर आप जाते हैं तो आप उनको बाहर की कंपनीज़ की साइकिल समझिए, क्या ये सही टाइम है वहाँ पे इन्वेस्ट करने का, क्या सही साइकिल चल रहा है, क्या वो अपनी फ्यूचर ग्रोथ गाइडेंस बढ़ा रही हैं, क्या अच्छे से ग्रोथ दिख रही है वहाँ पे, तभी जाके बाहर में जाके डाइवर्सिफाई करिए। जस्ट फॉर द सेक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन आपको डाइवर्सिफाई नहीं करना है। और देखिए कंसंट्रेशन के ऊपर मैं एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो एक ये बेसिक पॉइंट है ना कि कंसंट्रेशन से पैसा बन सकता है बहुत ज़्यादा, वो पॉइंट बेसिकली तो देखिए थोड़ा-सा ठीक है। इसका अगर हम एक सबसे सही और एक्सट्रीम एग्ज़ाम्पल देखे चलें, तो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेटेड कौन होता है किसी भी कंपनी में? वो होता है उसका प्रमोटर। जिस प्रमोटर के पास हो सकता है 30, 40, 50, 60, 70, 75% तक के शेयर हो सकते हैं एक लिस्टेड कंपनी में, एक प्रमोटर के पास मैक्सिमम। तो उस कंपनी का जो प्रमोटर है, जो उस कंपनी को चला रहा है, जिसने उसको स्टार्ट किया है, सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन रिस्क उसी का है, क्योंकि उसकी ऑलमोस्ट सारी की सारी नेटवर्थ उसी कंपनी में लगी हुई है। बट सबसे ज़्यादा पैसे भी उस कंपनी से उसी में बनाए होंगे, क्योंकि देखिए वो उस टाइम से उस कंपनी में, जब हो सकता है उसके प्रॉफिट शुरू नहीं हुए होंगे, उसका पी हो सकता है ज़ीरो हो या फिर हो सकता है नेगेटिव में हो, और कोई उसका मार्केट वैल्यूएशन भी ना हो, बट वहाँ से उसके पैसे उस कंपनी में लगे हैं। तो वहाँ से जब वो कंपनी लिस्टेड हुई, हो सकता है किसी पीई फंड ने उसको कुछ वैल्यूएशन दी हो, फिर उसने प्रॉफिट्स दिखाने शुरू हुए हैं, वो लिस्टेड हुई हो, तो उसका पैसा तो कितना बन गया होगा, जनरेशनल वेल्थ बन गई होगी। और वो जनरेशनल वेल्थ वो आगे ट्रांसफ़र भी कर सकता है अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए। तो एक बिज़नेस जो रन करना है, सबसे ज़्यादा पैसे तो देखिए बिज़नेस रन करने में ही बनते हैं, और सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन भी उसी में है। तो ये सही है कि कंसंट्रेशन करने से आपके सबसे ज़्यादा पैसे बनेंगे, क्योंकि एक्चुअली आप वो बिज़नेस रन कर रहे हैं। बट कंसंट्रेशन से पैसे बनेंगे बहुत ज़्यादा, वो तब ट्रू है जब आप एक्चुअली में वो बिज़नेस रन कर रहे हों। आपका उस बिज़नेस की डायरेक्शन को किस तरफ जाना है, उसमें एक्टिव कंट्रीब्यूशन हो। आप डिसाइड कर सकते हो कि बिज़नेस कैसे रन होगा। अगर कुछ बिज़नेस में कुछ गड़बड़ होगी, तो आप उसको सही करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी हो। तो उस तरीके से कंसंट्रेशन से सबसे ज़्यादा पैसे बन सकते हैं, और आपकी पूरी जनरेशन्स अगले आने वाली उस बिज़नेस को खा के, उसके ऊपर पल के अपनी वेल्थ बना सकती हैं। बट वो तभी ट्रू है जब आप उसको एक्टिवली रन भी कर रहे हो और आप उसको चला भी रहे हो। तो कंसंट्रेशन से जो वेल्थ बनती है, इसको आइसोलेशन में कह देना स्टेटमेंट ठीक है, बट ये तभी ट्रू है जब आप उस बिज़नेस को इन्फ्लुएंस कर सकें और उसको रन कर सकें। बट एज़ अ रिटेल इन्वेस्टर, जो मैंने पहले बोला, आप उसको इतना इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। तो आपको हमेशा डाइवर्सिफ़ाई होके चलना है, बट याद रखिए डाइवर्सिफ़िकेशन में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देना है अपनी क्वालिटी ऑफ कंपनीज़ को। और जब आप इक्विटी से डाइवर्सिफ़ाई करते हैं अगर डिफरेंट कंट्रीज़ में, तब भी आपको ये लॉजिक नहीं छोड़ना है। सिर्फ नाम के टाइम बात पे डाइवर्सिफ़ाई नहीं करना है कि यार चलो बहुत रिस्क हो गया, इंडिया में डाइवर्सिफ़ाई कर लेते हैं। सिर्फ इस बात पे लिए आपको नहीं डाइवर्सिफ़ाई करना है। तो यही आपका वीडियो था, आपको डाइवर्सिफ़िकेशन और कंसंट्रेशन पोर्टफोलियो के बारे में बताने के लिए। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको डाइवर्सिफ़िकेट पोर्टफोलियो और कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो को देखना है। किस तरीके से आपको डिसाइड करना है कि कैसे आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद भी उसका जो रिटर्न्स है उसको आप अच्छे से शायद सेफगार्ड कर सकते हैं कि फिर भी आपको वो अच्छा रिटर्न दे। अगर आपके इस टाइप के वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रियल एस्टेट, इक्विटी से लेके पर्सनल फाइनेंस से लेके डीप कंपनी के एनालिसिस, क्वार्टरली रिजल्ट्स, हर टाइप का कंटेंट आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। प्लीज़ जाके चेक करिए, और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करिए, अपने जानने वालों से भी इस चैनल का लिंक शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।